अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद से नंबरिंग आपको चेंज करना पड़ेगी खुद से, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है दैट ऑब्वियसली बिकम्स क्वेश्चन नंबर 5। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टुडे। और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए इसकी मार्किंग स्कीम मुझे चाहिए होगी। एक मिनट जरा मैं देख लूँ। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 की मार्किंग स्कीम पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट सेंड भी कर दूंगा आज, क्योंकि मैक्सिमम बाय टुमारो हमें ये मार्क्स को फाइनलाइज करके देना है एडमिन को, क्योंकि फिर उसके बाद विंटर ब्रेक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन कौन सा है इसके अलावा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये भी हम 5 कर रहे हैं। इसके बाद 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला क्वेश्चन है। और 7, question number 8. So we have 8 questions. Question number 6. मैं जरा देख लूं कि इसमें सही है कि नहीं।
So we are all set for the review of next at least 4 questions. So let's start from question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में सॉरी 5 में आपसे कहा है कि बताएं व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। तो जरा अब आप लोग रेडी हो जाएं, अपने आंसर्स देखें। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ जो होता है इट इज द टाइम टेकन या रिक्वायर्ड का वर्ड यूज कर सकते हैं जो भी, फॉर इनिशियल concentration of a reactant to become half। ठीक है। जो भी कंसंट्रेशन होती है उसके हाफ होने का वक्त हाफ लाइफ कहलाता है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो होता है वो स्लोएस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। अगर आपने 2 पॉइंट्स लिखे हैं तो 1 मार्क फॉर दिस पॉइंट एंड 1 मार्क फॉर दिस पॉइंट। देखिए आप लोग जो आंसर क्वेश्चंस आंसर्स पढ़ते हैं ना अपने, तो उसमें अक्सर मैंने देखा है, कल जब मैं आप लोगों के मार्क्स को रिव्यू कर रहा था कुछ बच्चों के, तो आप लोग सिर्फ ये देख रहे हो कि आप लोगों ने सही पॉइंट जो है वो लिखा है कि नहीं। कभी कभार आप साथ में एक्स्ट्रा जो लिखते हो उसमें कोई पॉइंट गलत होता है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते भी हैं। जैसे अगर कोई लिखता है कि जी रेट डिटरमिनिंग स्टेप में लिख दिया कि स्लोएस्ट स्टेप इन अ मैकेनिज्म, ये बात तो ठीक है, पर आगे उसने लिख दिया खुद से अपनी तरफ से कि the reactants which appear in slow step have zero order। अब ये बात तो गलत है कि जो रिएक्टेंट स्लो स्टेप में अपेयर होते हैं उनका ऑर्डर जीरो नहीं होता। ठीक है, वो तो फास्ट स्टेप वालों का जीरो होता है, तो अब ये बात गलत है। तो आप जब अपना आंसर पढ़ेंगे ना तो आप सिर्फ ये देखेंगे मैंने सही बात क्या बताई, वो आपने लिखी हुई आप मार्क दे दोगे। एज ए टीचर जब मैं आंसर पढ़ता हूँ आपका तो फिर मैं ये भी देखता हूँ कि उसमें अगर कोई गलत बात लिखी हुई है तो आपके मार्क्स कट भी आते हैं। ठीक है। इसलिए आपके क्वेश्चंस के टोटलिंग में मेरे में थोड़ा फर्क होगा। कुछ बच्चों के है ऐसा, कुछ में नहीं है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत डिटेल आंसर चाहिए था और बहुत सारे आपके पास मेथड थे। इसमें आपने कहा था कि ये वो टॉपिक है जो मैंने मेथड्स वाला आपको पढ़ाया था कि आपने जो है वो सजेस्ट अ प्रैक्टिकल मेथड दैट वुड कंफर्म दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH नेगेटिव। Sorry. The method should include details of measurements that would be taken in order to calculate the rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे आप इसका, और you should include a method of presenting the results to show that the reaction is first order with respect to OH। तो आपने OH पे फोकस करना है। ठीक है, तो अगर आपको आपको OH का कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ मिल जाए ना, OH की कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ से आप 2 हाफ लाइफ निकाल कर OH का कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ मिल जाए तो इससे 2 कंसेक्यूटिव हाफ लाइफ निकाल कर आप ऑर्डर बता सकते हैं। हाउ कैन यू गेट अ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ? अब उसके लिए आपको रीडिंग चाहिए होंगी कंसंट्रेशन की और टाइम की। तो बेसिकली आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें आप OH की कंसंट्रेशन को मॉनिटर कर सकें। अब आपके पास इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं क्योंकि OH एक आयन है और वो एक अल्कलाइन आयन है, तो आप इसमें पीएच मीट्री भी सजेस्ट कर सकते थे, आप इसके अंदर कंडक्टोमीट्री भी सजेस्ट कर सकते थे, और सबसे बेहतर था आप इसके अंदर टाइट्रेशन भी सजेस्ट कर सकते थे। ठीक है, ये 3 मेथड्स आप सजेस्ट कर सकते हैं इसके रेट को निकालने के, और फिर आप बोलेंगे कि आप कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, उससे 2 हाफ लाइफ निकाल के फर्स्ट उसका ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ इन्होंने
पहली अप्रोच इन्होंने लिखी है इसके अंदर कि आप जो है इसके अंदर एक्सेस CH3Br रखें, क्योंकि ऐसी बात है जो जिस रिएक्टेंट का आप ऑर्डर नहीं निकाल रहे हो तो उसको आप एक्सेस में कर देते हैं ताकि उसकी जो अमाउंट यूज अप हो वो निग्लेजिबल हो और उससे रेट के ऊपर फर्क ना पड़े। और ये कह रहे हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करें जिसमें हर एक में OH की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट इस्तेमाल करें, कंट्रोल करें, इक्विलिब्रेट करें टेम्परेचर को, टेम्परेचर से फर्क ना पड़े रेट पे, क्योंकि रेट टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है। टेम्परेचर को मेजर करें, टाइम को मेजर करें और फाइंड करें OH की बाय सैंपल एंड टाइट्रेट और यूज पीएच प्रोब। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट ने सजेस्ट किया हो कि OH की जो कंसंट्रेशन वो फाइंड करेगा वो टाइट्रेशन से करेगा या पीएच से करेगा तो ज़्यादा बेहतर है। और फाइंड ब्रोमाइड, ब्रोमाइड पता कर लें, एक अल्टरनेट मेथड दिया हुआ है कि प्रोडक्ट पता कर लें प्रेसिपिटेशन मेथड से। ऑब्वियसली स्टूडेंट जो मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से वो OH पे फोकस करेगा, टाइट्रेशन पे या तो पीएच पे, ठीक है, अगेंस्ट टाइम। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन टाइम डेटा। उसके बाद वो क्या करेगा, प्लॉट करेगा कंसंट्रेशन ग्राफ। अल्टरनेट अप्रोच जो है वो ये है, मैंने अल्टरनेट अप्रोच को इसको ज़्यादा बेहतर बताया आपको। इसमें स्टूडेंट जब मेजर करेगा टाइम और OH की कंसंट्रेशन निकालेगा टाइट्रेशन से या पीएच प्रोब से, उसके बाद जब वो OH का ग्राफ प्लॉट करेगा तो टाइम के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करेगा और उसके बाद वो उससे कांस्टेंट हाफ लाइफ निकालेगा। जब हाफ लाइफ निकालेगा दोनों कांस्टेंट आएंगी तो वो कहेगा फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अल्टरनेट अप्रोच बच्चे ज़्यादा लिखेंगे अपने आंसर्स में। कुछ ने ऑब्वियसली 4 मार्क का है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए इस आंसर में सारे पॉइंट्स होंगे, कि याद रहे ये पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है, इसमें से कुछ 4 पॉइंट आपके आंसर में होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर का पॉइंट बच्चों ने लिखा हुआ है, टाइट्रेशन मेथड डिस्क्राइब किया हुआ है, प्लॉट ग्राफ प्लॉट करने को कहा हुआ है स्टूडेंट ने कि आप कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें। तो मैंने पर्सनली हाफ लाइफ निकालने पर 1 मार्क दे दिया अगर किसी ने हाफ लाइफ दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये पॉइंट्स में से कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, कुछ बच्चों ने किया हुआ है, कुछ ने नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अगर आपने ये लिखा हुआ है अपने आंसर में कि आप टाइम को मेजर करेंगे और OH की कंसंट्रेशन आप निकालेंगे टाइट्रेशन मेथड से या तो पीएच मेथड से, और आपने चाहे उसको एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में, थोड़ा सा कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन्होंने उसकी डिटेल के मार्क्स नहीं दिए हुए, बस उसका मेथड सजेस्ट करने के मार्क्स दिए हैं कि आप इस मेथड से उसको कर लेंगे। उसके बाद ये बताना जरूरी है कि आप कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, OH की कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम ग्राफ बताएंगे, इसका 1 मार्क है, ये 1 मार्क लाजमी है, ये 1 मार्क लाजमी है, ठीक है, और ये 1 मार्क लाजमी होना चाहिए आपके आंसर में। उसके बाद अगर आपने इन तीनों में से कोई एक पॉइंट लिखा हुआ है तो 1 मार्क, या मैंने हाफ लाइफ सजेस्ट करने पे भी अपनी तरफ से 1 मार्क दे दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से इस मेथड पे भी एक अलग से मार्क होना चाहिए था कि अब आप कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ से करेंगे क्या। तो इन्होंने ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ और उसके अंदर से आप करेंगे क्या को एक ही मार्क में लपेट दिया है। जबकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अलग से, रादर देन जो ऊपर उन्होंने पॉइंट दिए हैं। ठीक है, अब अपना आंसर यहाँ से चेक कर लें आप। उसके बाद इन्होंने आपको रेट इक्वेशन के की वैल्यू और टाइट्रेशन को एक्सप्लेन करना था, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ योर मेथड should include details of measurements that would be taken in order to calculate the rate of this reaction। रेट निकालने के लिए आपको डिटेल्स जो होंगी वो आपको देना पड़ेंगी। तो आई वुड गो फॉर पीएच मीट्री में आपको पता है ना डिटेल्स कम होती हैं, टाइट्रेशन में पूरी डिटेल्स लंबी लिखना पड़ेगी, तभी इन्होंने लाइनें ज्यादा दी हैं। मार्किंग स्कीम में इसने टाइट्रेशन ऐसे जिक्र किया है, पर आपको जैसे उसने कहा है डिटेल, तो आपको पूरी डिटेल लिखना पड़ेगी उसमें।
क्वेश्चन में। तो मार्किंग स्कीम तो मतलब एक रेफरेंस के लिए होती है ना एग्जामिनर के लिए, कि देखो आंसर में क्या क्या है होना चाहिए। यहाँ आपके लिए स्टूडेंट के लिए लिखा हुआ है, योर मेथड शुड इंक्लूड डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट्स दैट वुड बी टेकन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। उसमें अगर आप टाइट्रेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो आप क्या क्या मेजरमेंट्स हासिल करेंगे टाइट्रेशन के जरिए, जिससे आप रेट निकाल लेंगे। तो आपको बताना पड़ेंगे, आप सिर्फ टाइट्रेशन तो नहीं लिख सकते उसमें। अच्छा, उसके बाद पार्ट सी जो है, पार्ट सी के आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो हम यहाँ से देख लेते हैं। आई थिंक मैंने पार्ट सी कॉपी नहीं किया। ये क्या किया हमने। शाबाश, एक मिनट, आंसर मेरे को डायरेक्ट यहाँ से दिखाई देता हूँ। पार्ट सी ये रहा। जी, पार्ट सी में बेसिकली आपके पास रेट इक्वेशन आपकी ये आ रही है बेटा। रेट इक्वल टू के टाइम्स एस्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच। चाहे तो आप एस्टर का फॉर्मूला लिख दें, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, ये जो फॉर्मूला है ये लिख दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, या नाम लिख दें। कंसंट्रेशन के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, या उसका फॉर्मूला लिख दें, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच। दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है दोनों बताए हुए, तो आपने वन वन पावर रखनी है। उसके बाद आपने के की वैल्यू निकालनी है, विच विल बी, अगर आपकी 0.206 आ रही है तो अपने आपको मार्क्स दे दें। 0.206 आ रही तो मार्क्स दे दें। और अगर आपका के का यूनिट मोल इनवर्स डीएम क्यूब पर सेकंड आ रहा है, मोल इनवर्स 1 DM³ पर सेकंड आ रहा है, तो मार्क्स दे दें। तो 1 मार्क ईच, 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस एंड 1 मार्क फॉर दिस। अब आप अपने यहाँ टोटल 9 में से मार्क्स कर लें क्वेश्चन नंबर 5 के। आपके कितने मार्क्स आए 9 में, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, ये मार्क्स अपने पास अभी लिख लें। मैं आपसे एक साथ सारे मार्क्स अभी लेता हूँ सारे क्वेश्चंस के ना, कल वाले और आज वाले में एक साथ पूरी लाइन सेट बनवाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ आज हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर लें। उसके बारे में मैंने आपसे पूछा, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आपको मैंने एनर्जेटिक्स के चैप्टर में पढ़ाया था कि ये जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आयनाइजेशन एनर्जी के रिवर्स होती है। तो इसके अंदर जो एनर्जी चेंज का वर्ड यूज करेंगे तो न्यूट्रल टर्म होगा ना, आपको ये बताना पड़ेगा इसमें एनर्जी रिलीज होती है एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, सेकेंड ऑनवर्ड एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो चेंज का वर्ड यूज करना न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। पर अगर आप में से किसी ने रिलीज लिख दिया है तो दैट इज नॉट एन इशू। एब्जॉर्ब तो नहीं लिख सकता, क्योंकि आगे उसको लिखना पड़ जाएगा एटम। जब आप एटम लिखेंगे तो आप रिलीज लिखेंगे, अगर आप आयन लिखेंगे तो फिर आप एब्जॉर्ब लिख सकते हैं। मैच होना चाहिए, क्योंकि पहली आयनाइजेशन एनर्जी एटम के लिए होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सॉरी, उसमें रिलीज का वर्ड आएगा क्योंकि एक्सो होती है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑनवर्ड्स आयंस के लिए होती है, उसमें एब्जॉर्ब का वर्ड आएगा। सो बात है चेंज, एनर्जी चेंज, वो सबसे न्यूट्रल टर्म है। व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड, या 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, 1 मोल लिखा हो या 1 इलेक्ट्रॉन लिखा हो, टू ईच एटम इन 1 मोल, टू ईच एटम इन 1 मोल, ठीक है, ऑफ गैसियस एटम्स। आई एम नॉट लुकिंग फॉर द डेफिनेशन जो आयंस बेस्ड हो, ज्यादा बच्चे एटम बेस्ड डेफिनेशन ही लिखते हैं। सो
1 mark for 2 correct statements and 4 marks for 2 correct statements इन्होंने लिखा हुआ है। अगेन 4 में से कोई 2 सही है तो 1 मार्क मिलेगा, और चारों सही है तो 2 मार्क मिलेंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है एनर्जी चेंज when an electron is added to a gaseous atom in 1 mole of gaseous atoms। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी आपको पता है तो डायरेक्टली आप स्टार्ट करेंगे एनर्जी रिलीज से, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एनर्जी रिलीज, या इसमें भी आप चेंज का वर्ड यूज कर सकते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड या कंपाउंड लिख सकते हैं is formed from its gaseous ions। ठीक है, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। अगर आपका ये आंसर सही आ रहा है तो 4 मार्क्स हैं आपके, और अगर आंसर सही नहीं है तो अपने मार्क्स काट दें पूरे। ठीक है, -335, -335 का आंसर है तो 4 मार्क्स दे दें, नहीं है तो 0 मार्क्स दे दें और आगे बढ़े। इसके बाद आपसे पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट एनर्जीज ऑफ जिंक ब्रोमाइड एंड जिंक क्लोराइड। उसमें मैंने आपको बताया था जब आप कंपेयर करते हैं तो एक आयन कांस्टेंट होता है, जैसे जिंक कांस्टेंट इन दोनों में। तो अब आपने ब्रोमीन पे और क्लोरीन पे फोकस करना है। अब ब्रोमीन और क्लोरीन का चार्ज सेम है, दोनों ग्रुप 7 के, -1 -1। अब इनके साइज से फर्क पड़ता है। जब आए, क्योंकि मैंने आपको बताया था लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो बेसिकली ब्रोमाइड का साइज बड़ा है तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी जो है वो कम होना चाहिए, और है भी कम, 26 है वो, और वो क्लोराइड 27 है। डिफरेंस ये है कि या तो स्टूडेंट ने लिखा हो कि साइज या रेडियस ऑफ ब्रोमाइड इज लार्जर देन क्लोराइड, या तो उल्टा लिखा हो कि क्लोराइड इज स्मॉलर देन ब्रोमाइड, या तो स्टूडेंट ने लिखा हो और साइज और रेडियस ऑफ क्लोराइड इज स्मॉलर देन ब्रोमाइड। ठीक है, फिर मैंने पूछा हुआ एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट एनर्जीज ऑफ जिंक क्लोराइड एंड जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड काफी ज्यादा है, उसमें उसकी वजह है कि ऑक्सीजन का ना सिर्फ चार्ज ज्यादा है, ऑक्सीजन का साइज भी छोटा है क्लोरीन से। अगर आप देखेंगे चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 2- इज ग्रेटर देन Cl-, and also size of O2- is smaller, अगर आप देखें डेटा बुकलेट से, देन Cl-। ऑल्दो अगर आपने ऊपर वाला पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लिखा है इनमें से, तो 1 मार्क लिख सकते हैं आप इसमें से। ऑल्दो 2 मार्क का नहीं है, कोई भी एक पॉइंट इन दो में से लिखा है आपने तो आप 1 मार्क ले लें, क्योंकि मार्क्स एक का है। तो अब आप अपने आप को आउट ऑफ 10 मार्क कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 में से कौन सा है? 6 है, हाँ, 10 में से इतने। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में के एस पी का एक्सप्रेशन लिखना है आपने। आपको पता है इसका के एस पी का एक्सप्रेशन होगा ए जी पॉजिटिव का स्क्वायर इंटू CO3
2 नेगेटिव। ठीक है, स्क्वायर चार्ज सब चीजें सही से देखिएगा। यूनिट्स आपके हो जाएंगे मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब हुआ हुआ है, तो क्यूब की वजह से मोल की पावर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, और ये 9 हो जाएगा। फिर आपको कहा हुआ है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यानी कि एक्स निकालना है, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है और आपको केएसपी दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए केएसपी जो होता है ऐसे सॉल्ट के लिए वो 4x³ होता है, और वो वैल्यू दी हुई है 6.3 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर आपको x निकालना है, x आपको चाहिए, तो आप 6.3 इंटू 10⁻⁻12 को डिवाइड करेंगे 4 से और उसका क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद सिल्वर आयन की आपके पास कंसेंट्रेशन आएगी भाई, सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन आएगी 2.33 एक्सपोनेंट -4। 2.33 एक्सपोनेंट -4। तो अगर आपका ये आंसर है तो 1 मार्क दे, नहीं है तो 0 है। एक ही मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद कार्बोनेट आयन की कंसेंट्रेशन पूछिए आपसे। सॉलिड सिल्वर कार्बोनेट स्टेयर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस विद 0.05 मोल पर डीएम क्यूब सिल्वर नाइट्रेट अंटिल नो मोर। अभी कॉमन आयन इफेक्ट है। ठीक है, दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर पहले से सिल्वर आयंस पड़े हुए 0.05। तो आप ये कहोगे कि केएसपी की वैल्यू होना चाहिए केएसपी इज इक्वल्स टू सिल्वर आयंस का स्क्वायर इनटू कार्बोनेट आयंस। ठीक है, ये होना चाहिए। तो केएसपी की वैल्यू कितनी है? केएसपी की वैल्यू आपने रखनी है 6.3 इंटू 10⁻⁻12 लानी है आपने वैल्यू। सिल्वर आयन की वैल्यू पहले से पता है आपको, 0.5 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर इनटू कार्बोनेट आयंस की कंसेंट्रेशन। तो आप कार्बोनेट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सॉल्व करेंगे या आंसर लिखेंगे। कार्बोनेट का आपका आंसर आ रहा है 2.52 एक्सपोनेंट -9। 2.52 एक्सपोनेंट -9, ये आंसर आ रहा है। अगर आपका ये आंसर है तो 1 मार्क दे, वरना आगे बढ़े। 2.52 एक्सपोनेंट -9। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है सिल्वर पॉजिटिव और सिल्वर हाफ सेल का नर्स्ट इक्वेशन के जरिए। क्योंकि इसमें सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन इन्होंने आपको बता दी ना, ये वैल्यू यूज करनी है आपने। ठीक है, 2.33 एक्सपोनेंट -4 यूज करनी है। तो आपने फॉर्मूला यूज करना है E इक्वल्स टू E0 प्लस 0.059/Z लॉग ऑफ सिल्वर। ठीक है, अब एजी, इसका जो सिल्वर का इलेक्ट स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो होता है 0.8 प्लस 0.059/1, क्योंकि सिल्वर के उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है, प्लस लॉग ऑफ 2.33 एक्सपोनेंट -4, 2.33 इंटू 10⁻⁻4। तो नई आपके पास जो ई सेल होगी वो आपके पास आएगी भाई 0.57। तो अगर आपका ये आंसर सही है 0.57, तो आप अपने आप को 1 मार्क दें और आगे बढ़ें। एक सेकेंड, थोड़ा नीचे आ गए। 0.57, 0.57 सही है तो 2 मार्क्स दें, 0.57 गलत है तो 0 दे के आगे बढ़े। 0.57 आना चाहिए आपका आंसर। उसके बाद आपसे पूछा था इंट्रोपी चेंज। आपको पता है इंट्रोपी चेंज जो होता है ना, इंट्रोपी चेंज वो इंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट से निकलता है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इंट्रोपीज दी हुई हैं, उसका चेंज 33 आना चाहिए, +33, माइनस का साइन नहीं। इंट्रोपी होती ही पॉजिटिव में, तो माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। बस 33 लिखा हो तो कोई मसला नहीं, साइन मुझे नहीं चाहिए, माइनस ना लिखा हो बस। 33 लिखा हुआ है तो 1 मार्क दे के आगे बढ़े। इसके बाद explain with the aid of a calculation why silver chloride is insoluble in water at 25 degrees Celsius. Uh, you should use the data from this question and your answers to be one. कह रहे हैं सिल्वर क्लोराइड पानी में इनसॉल्युबल क्यों है, और इसको आप एक्सप्लेन करें इस बात को,
और उसके लिए आप डेटा यूज करें अपने B1 के आंसर से, ठीक है। तो B1 में जो है ना, आपने सिल्वर क्लोराइड को पानी में डिजोल्व किया था, सिल्वर क्लोराइड को आपने पानी में डिजोल्व किया था, उसका आपका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आया था, ठीक है, और डेल्टा सोल्यूशन आपका पॉजिटिव आया हुआ है, ठीक है। अब आंसर में वो ये कह रहे हैं कि अगर आप फिजिबिलिटी निकालें इसकी, जैसे हम निकालते हैं गिब्स एनर्जी के जरिए फिजिबिलिटी जो होती है, तो इन्होंने क्या किया, डेल्टा जी, डेल्टा एच, टी, डेल्टा एस। अब इन्होंने आपको डेल्टा एच दिया हुआ था, वो इन्होंने यहाँ पुट कर दिया, ये रहा डेल्टा एच। डेल्टा एस आपने निकाला था, वो यहाँ पुट कर दिया, और टेम्परेचर 298 इसलिए लिखा क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ दिया हुआ था। उससे पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव का मतलब है नॉट फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो ये बहुत कम बच्चों ने किया है, वो समझे थे कि कोई ये एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, लॉजिकल बेस्ड है, तो ऐसा नहीं था। आपने सिर्फ इसके जरिए कैलकुलेशन करनी थी। 1 मार्क अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया, सिर्फ फॉर्मूला लिखने के 1 मार्क है। 1 मार्क अगर आपने उसमें करेक्ट डेटा पुट किया है, और 1 मार्क ये बताने के लिए कि फिजिबल है नहीं, तो करेक्ट डेटा का मतलब अगर आपका आंसर +55.7 आ रहा है, ये बहुत कम बच्चों का है, ठीक है। 1 मार्क फॉर्मूला लिखने के, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। 1 मार्क +55.7 निकालने के, इसके 55.7 निकालने के, और 1 मार्क ये कंक्लूड करने के कि पॉजिटिव साइन की वजह से डेल्टा जी के ये काम फिजिबल नहीं है, ठीक है। अब हम अपने आप को 10 में से मार्क कर लें फॉर क्वेश्चन नंबर 7, इतने आए हैं आपके 10 में से। सर वो 0.58 लिखा हुआ है तो सही है। जी, 0.58 समझा नहीं। ये 0.57 नहीं, मतलब 0.58 लिखा हुआ है ये पार्ट 4 में। आपने 55.8 लिखा हुआ है। नहीं, ए के पार्ट 4 में 0.58 लिखा हुआ कौन सा ए? ये है ए का part। हाँ ये वाला। आपका आंसर 0.58 आ रहा है, कोई मसला नहीं इसका। ठीक। वो असल में ऊपर आपका जो पार्ट A2 होगा ना, उसमें आपने 2.33 पूरा नहीं लिया हुआ होगा, या आपने यहाँ 0.06 कर लिया होगा 59 की जगह। ठीक है, तो इतना मसला नहीं पॉइंट्स का। चलें, ये जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने बोला है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बफर। बफर में आपने कहना है a solution which can resist change in pH। अगर आपने यहां तक लिखा है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। a solution which can resist change in pH, 1 मार्क मिलेगा। उसके बाद अगला मार्क है अपॉन एडिंग स्मॉल क्वांटिटीज। स्मॉल क्वांटिटी या लिखें स्मॉल अमाउंट लिखें ऑफ एसिड एंड अल्कली, इस पे 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक 1 मार्क है और आगे 1 मार्क है। उसके बाद आपने एक्सप्रेशन फॉर एसिड डिसोसिएशन क्वेश्चन फॉर अमोनियम आयन। अमोनियम आयन डिसोसिएट कैसे होता है, NH4 पॉजिटिव डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव में और NH3 में, ठीक है। आपने इसका ये इक्वेशन नहीं लिखनी है, तो मैंने आपके लिए लिखा है। आपका आंसर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव। अगर आपका ये एक्सप्रेशन है तो 1 मार्क दे दें। Write two equations to describe how a solution containing ammonium ion and ammonia can act as a buffer।
दो इक्वेशंस हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ये है कि एक इक्वेशन में आपने H प्लस ऐड किया और एक इक्वेशन में आपने OH नेगेटिव ऐड किया हो। इसमें H प्लस ऐड किया उसको आपने NH3 से रिएक्ट करवाया हो, जिसमें OH ऐड किया उसको आपने NH4 से रिएक्ट करवाया हो। इसके प्रोडक्ट में आपने NH4 पॉजिटिव बनाया हुआ हो, इसके प्रोडक्ट में आपने वाटर और NH3 बनाया हुआ हो। इनमें से कोई भी एक इक्वेशन सही लिखने पर 1 मार्क है। उसके बाद आपने बफर का पीएच कैलकुलेट करना है कि ए की वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है। और a buffer solution was prepared by adding 0.8 dm cube of 20.25 ammonia and excess 2.2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पूरी बफर कैलकुलेशन है लंबी, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जरा कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा। यूशा भाई माइक अनम्यूट करें जरा जल्दी से। जी बोलो। बेटा ये जो मैं वैल्यूज बता रहा हूँ ये बताओ मुझे जरा जल्दी से। सबसे पहले तो इक्वेशन है NH3 प्लस HCl फॉर्म्स NH4 Cl। सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। मोल्स के लिए कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम 0.25 इंटू 0.8, ये सॉल्व करके बताओ। और 0.2 इंटू 0.2 ये सॉल्व करके बताओ। पहला वाला तो 0.2 है पहला वाला 0.2 है, और दूसरा वाला 0.04। 0.04 है। इनिशियली आपके पास इतने मोल हैं, एंड में आपके पास मोल इसके 0 हो जाएंगे, इसके 0.04 मोल हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि यूज अप हो जाएगा HCl। और 0.2 में से 0.04 निकालें तो 0.16 मोल इसके बचेंगे, ठीक है। इसके बाद आप नई कंसंट्रेशन निकालेंगे। नई कंसंट्रेशन के लिए 0.16 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आपके पास 1 हो गया है, तो यही कंसंट्रेशन है। टोटल वॉल्यूम 1 dm क्यूब हो गया था, तो यही कंसंट्रेशन आपके पास। अच्छी बात ये थी, नई कंसंट्रेशन यही है। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कि A इक्वल्स टू H प्लस इंटू NH3 ओवर NH4 प्लस। मुझे H प्लस को सब्जेक्ट बनाना है, वी नीड H प्लस आइंस। तो H प्लस आइंस जो हैं वो बराबर हैं Ka। Ka आपको दिया हुआ है भाई 5.6। यूशा भाई ये कैलकुलेट करके बताएं। 5.6 करंट माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 0.04 डिवाइडेड बाय 0.16। H प्लस का आंसर बताएं। 1.4 एक्सपेरिमेंट 1.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। 10। इसका माइनस लॉग लें, माइनस लॉग ऑफ 1.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9.85 क्या हो गया माइनस प्लस 9.85 9.85 है सर। 9.85। तो अगर आपका आंसर 9.85 है डायरेक्ट आंसर तो 3 मार्क्स दें, नहीं है तो 0 दें और आगे बढ़ें। सो मैं स्टेप्स के मार्क्स नहीं देता हूँ जब पेपर चेक कर रहे होते हैं, फॉर नॉट शोइंग लीनियंसी, ताकि आप वहां गलती कोई ना करें। स्टेप सही होना चाहिए आपके सारे। सो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 8 में अपने आप को आउट ऑफ 8 मार्क्स दे दें, ठीक है। अब सारे बच्चे जो हैं आप लोग यहां से लेके यहाँ तक एक साथ लिखकर मुझे मार्क्स सेंड करें अपने अपने पूरे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स इस तरह लिखकर मुझे सेंड करें। जैसे कल जो बच्चे हमारे साथ थे जिन्होंने कल पेपर अटेंड कर लिया था वो मुझे अपने पूरे मार्क्स सेंड करेंगे इस तरह लिख के। आप बताएं क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे इतने आए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे इतने आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे इतने आए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे इतने आए, पूरा एक सर साथ डाटा। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक देना है ना अभी। जी, जिन्होंने कल कर लिया था टेस्ट चेक मेरे साथ उनकी बात हो रही है। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया था वो तो 5 से ही दे सकेंगे। 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे मार्क्स मुझे चाहिए। जो आज जिन्होंने किया वो यहाँ तक के देंगे, जो कल से थे वो यहाँ तक देंगे पूरे।
कल के मार्क्स देख के अपने साथ में लिखें पूरे। सर अगर आप व्हाट्सएप पे या जूम पे? जूम पे दें, और उसके अलावा जो है ये अ, जब आप जूम में मार्क्स लिखेंगे ना तो वो एंटर दबाने पे सेंड हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करें कि आप इसको वर्ड पे लिख लें पहले, और फिर कॉपी करके यहाँ एंटर दबा दीजिएगा। ठीक है, या तो फिर एक लंबी लाइन में हॉरिजॉन्टली लिख लें इस तरह करके कि क्वेश्चन 1 में इतने, फिर क्वेश्चन 2 में इतने, स्पेस दे दे के क्वेश्चन 3 में इतने, और फिर वो एक यूं सेंड कर दें बाहर। और कोई चैट नहीं भेजिएगा, पहले बस जी चैट में भेजें। ठीक है फैजान, आपके मार्क्स आ गए हैं, आप लीव कर दें बेटा। जो मार्क्स सेंड कर दे वो मीटिंग लीव कर सकता है। ठीक है फैजान, वो मेरे पास कल आपकी चैट है, कोई मसला नहीं है। ठीक है सऊद, आपका भी आ गया है, आप लीव कर दें बेटा। जी शुमाइल, आपका भी आ गया, आप भी लीव कर दें बेटा। जी बाकी बच्चे जल्दी भेजें। खुशबक और यूशा, कहाँ है मार्क्स बेटा, जल्दी भेजें। जी फिजा, मोहम्मद सलमान, तलहा, फराज, ठीक है फराज, आपके मार्क्स आ गए।
ठीक है असगर, आपके मार्क्स भी आ गए मेरे पास। फिजा आपने सही से लिख कर अब भेजें। अच्छा फिजा, कल वाले मार्क्स कहाँ हैं? आप तो कल थी। यूशा भाई क्वेश्चन नंबर तो लिख देते कि कौन सा क्वेश्चन नंबर का है ये। मोहम्मद सलमान, आपके मार्क्स भी आ गए। ठीक है यूशा, सही है, मैं कर लूंगा अरेंज, छोड़ दें। आपने ऑर्डर सही लिखा है ना, बस ठीक है। जी खुशबा का आप रह गई, जल्दी से भेजें, बाकी बच्चे लीव कर दें मीटिंग। सर आ शहीर गया। आप। जी आ गया शहीर, आपने तो क्वेश्चन वन वगैरह तो रिव्यू किया नहीं, आपके मार्क्स कहाँ से आए इसके? सर मैं आया था लेकिन सर नेट अटक रहा था कल। अच्छा। मैं हाफ क्लास ली थी, बाकी ये मैंने खुद चेक कर लिए थे पास पेपर से। अच्छा। जाऊँ सर? जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है खुशबा का, और फिर तो आपके मार्क्स आ गए, लीव कर दें आप लोग। जी जनीता, आपके अभी तक के क्वेश्चन के मार्क्स क्या हैं? आजम और फरदान, अभी जो आपने क्वेश्चन चेक किए हो कहाँ है बेटा मार्क्स? अच्छा बेटा आज यहीं तक रखते हैं, बाकी बच्चे तो मार्क्स भेज नहीं रहे हैं। अल्लाह हाफिज।